हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान की 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज हमारी चल रही है। उसका पार्ट नंबर 15 आपके समक्ष है, जिसमें हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक दृष्टि में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके। ये पार्ट नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 पार्टों में महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, जहां आपको राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित लगभग 4000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको मिल जाएगी। अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से अलग अलग टॉपिक पर आपको वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आप मिल जाएगी, आप वहां जाइएगा। तो आइए आज की क्विज को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा, जो भी आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि पर। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये सवाल नंबर 1, निर्गुट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्गुट आंदोलन, जिसे आप गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कह सकते हैं, शॉर्टकट में नेम। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में आपको सही कथनों पर विचार करना है। आपके समक्ष 4 कथन हैं, ए बी सी डी, और फिर आपको नीचे कूट का चयन करना है। कथन पहला कह रहा है कि जूलियस न्यूरे ने निर्गुट आंदोलन यानी नेम के एक संस्थापक सदस्य थे। भारत में 7वीं नेम शिखर बैठक की मेजबानी की थी भारत ने, और 17वीं नेम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी। नेम का मुख्यालय बेलग्रेड में है। इनमें से कौन से कथन सही है वो आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आइए चेक करते हैं क्या होगा। जूलियस न्यूरे निर्गुट आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इसके सदस्य नहीं थे। यदि हम संस्थापक राष्ट्रों के बारे में बात करें या सदस्यों के बारे में बात करें तो भारत है। भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। घाना के वाने एनक्रुमा भी संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सुकर्णो हैं, मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर है, इत्यादि। ये नेता है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ऑप्शन बी के बारे में बात करें, भारत में 7वीं नेम शिखर बैठक की मेजबानी की थी। क्या भारत ने 7वीं नेम शिखर बैठक की मेजबानी की थी? हाँ, बिल्कुल की थी। कब की थी? 1983 में, 1983 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के शासनकाल में। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत ने नई दिल्ली में 7वीं नेम शिखर बैठक की मेजबानी की थी। यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन सी के बारे में बात करें कि 17वीं नेम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी। 17वीं नेम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी। यह बात भी बिल्कुल सही है, की गई थी। तो बी और सी बिल्कुल सही है, ये आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं कि नेम का मुख्यालय बेलग्रेड में है। नेम का मुख्यालय बेलग्रेड में नहीं है। ये कहां है? ये आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का हेडक्वार्टर कहां है? तो ये जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और नेम की पहली शिखर बैठक कहां हुई? तो वो बेलग्रेड में हुई थी। नेम का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, युगोस्लाविया में हुआ था। और बांडुंग आंदोलन, जहां पर इस निर्गुट आंदोलन की नींव रखी गई थी,
वो हुआ था, बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में, 1955 में। ये भी बात आप नोट करिएगा कि बांडुंग सम्मेलन, जहां निर्गुट आंदोलन की नींव रखी गई 1955 में, और इसकी शिखर सम्मेलन कब हुआ? पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में, बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में, और इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, बी और सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये आपको यह कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है कि सामाजिक संविदा से संप्रभु सरकार स्थापित की थी, यानी सामाजिक संविदा से संप्रभु सरकार स्थापित की थी। और कारण कह रहा है कि नागरिकों को सभी कानूनों का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने की पूर्ण बाध्यता है। दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, वो आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या सामाजिक संविदा से संप्रभु सरकार स्थापित की थी विद्वानों ने, विचारकों ने? क्या नागरिकों को सभी कानूनों का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने की पूर्ण बाध्यता है? क्या होगा इनमें से राइट आंसर, आप चयन कीजिएगा। आप वीडियो को रोककर आसानी से उत्तर को गैस कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, पहला कथन सही है और कारण है जो गलत है। यह सही है बिल्कुल कि सामाजिक संविदा से संप्रभु सरकार स्थापित की गई थी हॉब्स लोक रूसो के द्वारा। नागरिकों को सभी कानूनों का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने की पूर्ण बाध्यता है, उन्हें पूर्ण बाध्यता नहीं थी। तो कारण आपका बिल्कुल गलत होगा, ऑप्शन सी राइट है, यानी 3 नंबर कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये डेविड स्टर्न ने निम्नलिखित में से किन्हें प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस को बौद्धिक आधारशिला के रूप में वर्णित किया है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। डेविड स्टर्न ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने राजनीतिक शरण, राजनीतिक पतन की भी बात की थी, और इन्होंने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का वर्णन किया है। यानी डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का वर्णन किया है, और उत्तर व्यवहारवाद की 7 इन्होंने विशेषताएं भी बताई है। उत्तर व्यवहारवाद के अगुआ माने जाते हैं डेविड स्टर्न, और राजनीति में व्यवस्था विश्लेषण थ्योरी प्रतिपादित भी डेविड स्टर्न ने की है। डेविड स्टर्न का व्यवस्था का आगत निर्गत मॉडल भी विश्लेषित है। तो आइए और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है इनसे जुड़े, उनके बारे में बात करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का वर्णन किया है। उत्तर व्यवहारवाद के ये प्रणेता माने जाते हैं, जिसकी इन्होंने 7 विशेषताएं बताई है। और राजनीति विज्ञान में व्यवस्था विश्लेषण का आगत निर्गत मॉडल भी इन्होंने प्रतिपादित किया है। तो ये सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से बौद्धिक आधारशिलाओं के रूप में जिनका इन्होंने वर्णन किया है, उनमें कौन कौन सी शामिल है? नियमितताएं, सत्यापन, तकनीकी और परिमाणन। क्या होगा राइट आंसर इस 3 नंबर सवाल का? ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ए बी सी डी ये चारों विशेषताएं हैं जो डेविड स्टर्न के द्वारा प्रतिपादित की गई हैं बौद्धिक आधारशिला के रूप में। नियमितताएं, सत्यापन, तकनीकी और परिमाणन, ये कुल 8 विशेषताएं इन्होंने बताई थी।
जिनमें से 4 आपकी ये है। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि राजनीतिक विकास प्रशासनिक और विधिक विकास है? राजनीतिक विकास को प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में किसने व्याख्यायित किया है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। आर रोस्टो, टॉलकट पार्सन्स, सारोकिन, मैक्स वेबर। राजनीतिक विकास को प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में किसने परिभाषित किया है? इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी बिल्कुल राइट होगा। आर रोस्टो और सारोकिन ने इसे राजनीतिक विकास को प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में परिभाषित किया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। फाइव नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये भारत की लोकसभा के संदर्भ के अध्यक्षों को उनके कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी भारत की लोकसभा के अध्यक्षों को उनके कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। इनमें से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष पहले था और कौन सा बाद में था? कालक्रमिक में आपको व्यवस्थित करना है, उनके कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। डॉक्टर बलराम जाखड़, डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों, नीलम संजीव रेड्डी, बलिराम भगत। इनमें से कौन सा पहले है और कौन सा बाद में है? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे यह भी आपको पता होना चाहिए। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर जिन्हें कहा जाता है, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? एम ए अयंगर। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। ओम बिरला जो कोटा से सांसद है, राजस्थान से, और वह 17वीं लोकसभा के स्पीकर है। तो आइए इस सवाल को चेक करते हैं, इनका कालक्रम क्या रहेगा। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, 3, 2, 4, 1। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इन ऑप्शनों में से चेक करें तो नीलम संजीव रेड्डी, और उसके बाद डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों, और उसके बाद बलिराम भगत, और उसके बाद डॉक्टर बलराम जाखड़ आएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ऑप्शन बी राइट है, ये इनका क्रम रहेगा, आप देख सकते हैं एक बार पुनः। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। 6 नंबर, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? मैकियावेली, हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? ऑप्शन बी राइट होगा, हॉब्स। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। 17वीं लोकसभा में प्रोटम स्पीकर किसे बनाया गया था? अल्पकालीन अध्यक्ष प्रोटम स्पीकर किसे बनाया गया था? 17वीं लोकसभा के आम चुनाव 2019 में हुए थे मित्रों, और इसमें प्रोटम स्पीकर किसे बनाया गया था? ओम बिरला को, वीरेंद्र कुमार को, कमलनाथ को, संपत घोष को।
इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वीरेंद्र कुमार को 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। वीरेंद्र कुमार टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र से चुने गए हैं 17वीं लोकसभा में सांसद वीरेंद्र कुमार, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाएगा, यह वरिष्ठतम सदस्य को बनाया जाता है। और वरिष्ठतम सदस्य का मतलब यह प्रक्रिया है जो फ्रांस से ली गई है। ध्यान रखिएगा, यह फैक्ट आप, भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और किसे बनाएगा, वरिष्ठ सदस्य को बनाएगा। और यह प्रक्रिया फ्रांस से ली गई है। और कमलनाथ 16वीं लोकसभा में, जिसके आम चुनाव 2014 में हुए और उसमें प्रोटेम स्पीकर थे कमलनाथ। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं, यानी अध्यक्ष है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आनुपातिक समानता के रूप में न्याय की बात कौन सा विद्वान करता है? प्लेटो, अरस्तु, जॉन रॉल्स, रूसो। आनुपातिक समानता के रूप में न्याय की बात कौन सा विद्वान करता है? इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अरस्तु महोदय। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये एक व्यक्ति एक कर्तव्य एक वर्ग अधिनियम के रूप में एक न्याय की संकल्पना किसने दी? एक व्यक्ति एक कर्तव्य एक वर्ग अधिनियम के रूप में एक न्याय की संकल्पना किसने दी? प्लेटो ने, अरस्तु ने, जॉन रॉल्स ने, रूसो ने। तो 9 नंबर सवाल का राइट आंसर प्लेटो महोदय होगा। प्लेटो ने यह बात की है, एक व्यक्ति एक कर्तव्य और एक वर्ग के रूप में न्याय। और न्याय शक्तिशाली का हित है, यह बात थ्रेसीमैक्स करता है। यह कथन भी आप ध्यान रखिएगा, न्याय शक्तिशाली का हित है, यह बात थ्रेसीमैक्स करता है, जो प्लेटो का तत्कालीन पूर्ववर्ती विचारक, जो परंपरागत न्याय के अंतर्गत इस धारणा को लेकर चलता है, जिसे प्लेटो नकारता है। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु किसे मानते हैं? यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु किसे मानते हैं? अंतरराष्ट्रीय कानून को, शक्ति और संघर्ष को, शांति और अहिंसा को, उपरोक्त में से कोई नहीं। आदर्शवादी और यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के प्रमुख 2 उपागम हैं, जिनमें यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु किसे मानता है? तो यह मानता है शक्ति और संघर्ष को। हंस जे मोर्गेनथाउ यथार्थवादी प्रमुख विद्वान है। हंस जे मोर्गेनथाउ, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस इनकी प्रसिद्ध रचना रही है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति का संघर्ष है, यह बात करते हैं हंस जे मोर्गेनथाउ। जबकि आदर्शवादी उपागम हैं, यह अंतरराष्ट्रीय कानून के माध्यम से और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से शांति और अहिंसा की बात करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? पूर्व में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 97वें संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा, 101वें संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा, 102वें संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा और 103वें संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा। क्या होगा ऑप्शन राइट इस सवाल का? ऑप्शन आपको दिखाई दिया गया है। ऑप्शन 3 राइट होगा। 102वें संविधान संशोधन एक्ट 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? 338 बी के तहत। 338 बी के तहत 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया मित्रों। और 97वां संविधान संशोधन एक्ट 2011 में आया और इसने क्या किया कि इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया है 97वें संविधान संशोधन एक्ट ने। और इसे किस में शामिल किया गया? सहकारी समितियों को कहां शामिल किया गया? भारतीय संविधान के भाग 9 बी में, पार्ट बी, इसे शामिल किया है। और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आरक्षण से संबंधित है, सामान्य वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अनुच्छेद 338 बी के तहत संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। इससे पूर्व में यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा है 12 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों को एक श्रेष्ठ और अपरिवर्तनीय स्थान दिया जाता है और इसलिए संसद इनमें से किसी भी अधिकार को सीमित या समाप्त नहीं कर सकती? सुप्रीम कोर्ट ने किस विवाद में यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों को एक श्रेष्ठ और अपरिवर्तनीय स्थान दिया जाता है और इसलिए संसद इनमें किसी भी अधिकार को सीमित या समाप्त नहीं कर सकती है? ऑप्शन आपके समक्ष रहे 4, केशवानंद भारती केस 1973, गोलकनाथ केस 1967, शंकरी प्रसाद केस 1951। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बारह नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम मद्रास राज्य विवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मौलिक अधिकारों को एक श्रेष्ठ और अपरिवर्तनीय स्थान दिया जाता है, इसलिए संसद इनमें किसी भी प्रकार को अधिकारों को सीमित या समाप्त नहीं कर सकती है। यह बात गोलकनाथ बनाम मद्रास राज्य विवाद 1967 में कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। तो आइए प्रत्येक के बारे में बात करते हैं हम। शंकरी प्रसाद केस जो 1951 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। उसके बाद गोलकनाथ मामला आया 1967 में, गोलकनाथ बनाम मद्रास राज्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों को एक परलौकिक और अपरिवर्तनीय स्थान दिया जाता है, इसलिए संसद इन अधिकारों में से किसी को भी रद्द या हटा नहीं सकती, नहीं सीमित कर सकती, नहीं इनमें परिवर्तन कर सकती। ये बात गोलकनाथ केस में कही थी। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद आता है 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को बदल दिया और फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है या उन्हें हटा सकती है, उन्हें सीमित कर सकती है। यह बात इसमें कही, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती, यानी संविधान का आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है वह केशवानंद भारती केस में आया। संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस में प्रतिपादित किया गया था। और आप देख सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत पूर्व में जो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, उसे हटाकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 301 के तहत। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये 13 नंबर। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहां आपको 3 अनुसूचियां दी गई, समवर्ती सूची, संघीय सूची और राज्य सूची। कौन से विषय सुमेलित नहीं है वो आपको चयन करना है इनमें से।
क्या वन समवर्ती सूची में है? क्या शेयर बाजार समवर्ती सूची में है? क्या डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है? क्या जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको चयन करना है। 13 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका बी राइट होगा। शेयर बाजार है जो समवर्ती सूची का विषय नहीं है, यह संघ सूची का विषय है शेयर बाजार, जबकि बाकी ए, सी और डी सुमेलित है। वन समवर्ती सूची का है, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का है और जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। शेयर बाजार संघ सूची का विषय न कि समवर्ती सूची का। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, किन आधारों पर? संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। 4 आपको कथन दिए गए हैं, फिर आपको सही कूट का चयन करना है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे तब। संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, किन आधारों पर बना सकती है? इनमें से उन आधारों को आपका सही उल्लेख करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा और ऑप्शन डी है सभी चारों। तो इस 14 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये चारों आधार बिल्कुल सही है। इन चारों आधारों पर संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, इन चारों आधारों पर। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय अवस्थित है बीजिंग में, संघाई में, मॉस्को में, ताशकंद में। एससीओ, इसमें वर्तमान में 8 राष्ट्र शामिल है, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है, जिन्हें 2017 में शामिल किया गया था। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का जो हेडक्वार्टर है चीन के बीजिंग में है। चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है, जबकि संघाई सहयोग संगठन का आतंकवादी रोधी ढांचा है वो ताशकंद में है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, जहां इसका आतंकवादी रोधी ढांचा स्थित है। उज्बेकिस्तान, चाइना, ये भी संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्र है। तो आज की क्विज हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।